नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड ने सभी दलों के होश उड़ा रखे हैं। देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो स्वाभाविक है कि जब चुनाव होंगे तो पैसा भी काफ़ी खर्च होता होगा। और बड़े लोकतंत्र की वजह से यहाँ तो सालों भर चुनाव होते ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा देश एक पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग सिस्टम विकसित नहीं कर पाया है। अब तक राजनीतिक पार्टियों को भी चुनावों के संचालन में कार्यालय का खर्च, कर्मचारियों का वेतन सहित आने जाने का खर्च और गाड़ियों पर खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन इन खर्चों के लिए राजनीतिक दलों को फंडिंग की ज़रूरत होती है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आयकर अधिनियम में यह प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन किया कि राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे को व्यय न माना जाएगा और इस प्रकार चंदा देने वाले को लेकर कर का लाभ मिलेगा। तय ये भी किया गया कि अगर राजनीतिक दल निर्धारित तरीके से अपने चंदे का खुलासा करता है तो उसे कोई कर भी नहीं देना होगा। उम्मीद की गई कि राजनीतिक दल अपना रिटर्न दाखिल करेंगे। उम्मीद यह भी थी कि चंदा देने वाले तेज़ी से चेक के जरिए भुगतान करना शुरू कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ चंदा देने वालों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो ज़्यादातर चंदा का खुलासा ही नहीं करना चाहते थे कि वे कितना और किसे देना चाहते हैं। भारतीय जनता के बीच यह सोच आम है कि जिस पार्टी के सत्ता में आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, पूंजीपति उस पार्टी के लिए अपनी तिजोरी खोल देते हैं। जनता का इस बात को लेकर भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बहुत खेला होता है, लेकिन पहले और अब में अंतर इस बात का है कि पहले का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहता था और बड़े बड़े चंदे तो चेक से शायद ही कोई पूंजीपति देता था। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लाया गया है ताकि अवैध रूप से मिलने वाले कैश की रकम को वैध किया जा सके। फ़र्क बस इतना है कि पहले कैश में लिया जाता था, अब चेक में लिया जाने लगा है। पूंजीपति पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड इसी चक्कर में देते थे कि अपने लिए वो मनमाफिक नीतियाँ बनवा सकें। अब अगर कोई संवैधानिक संस्थान चंदे का हिसाब मांग ले तो कुछ भी ऐसा तो हुआ ही है जिसे लेकर पहली नज़र में विश्वास नहीं होता। और यही बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ तो झोल है। इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, शिवसेना, टीडीपी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और राजद भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनता अंबानी अडानी का नाम ढूंढती रही और वो नाम कहीं दिखे ही नहीं। तो क्या बड़ी कंपनियों के मालिकों ने मुखौटा कंपनियों के माध्यम से फंड जारी किए? ये एक बड़ा सवाल है। पार्टियों को मिलने वाले फंड की बात करें तो 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से तृणमूल कांग्रेस है, इसने 1609 करोड़ रुपये चंदा हासिल किया है। तीसरे पर कांग्रेस पार्टी है जिसे 1421 करोड़ चंदे की रकम मिली है। अब किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया इसका जिक्र लिस्ट में नहीं है। सबसे ताजुब की बात यही है कि कांग्रेस से ज़्यादा ममता की तृणमूल कांग्रेस को फंड मिले हैं, जबकि कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है। क्या ये बात पचने वाली है? बिहार में नीतीश सरकार कई वर्षों से सत्ता में है और लालू की राजद को नीतीश की पार्टी से ज़्यादा फंड जारी हुए हैं। ऐसा कैसे संभव है? जिस तरह ईडी के छापों के आरोपी लॉटरी किंग ने बॉन्ड खरीदे हैं, या जिस तरह वैक्सीन किंग के बॉन्ड खरीदने और वैक्सीन बेचने पर फैसले हुए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड और सरकार को लेकर संदेह तो बढ़ाते ही हैं। तो क्या समझा जाए कि हमाम में सब नंगे हैं? सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहा। बॉन्ड स्कीम है क्या? राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 2017 में चुनावी बॉन्ड योजना लाई। साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संसद से पारित हुई। इस योजना के जरिए कोई व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि चंदा देने वाला अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपये तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और अपने पसंद की राजनीतिक पार्टी को डोनेट कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे इनकैश करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया? केंद्र की बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दावा किया था कि पॉलिटिकल डोनेशन में ब्लैक मनी को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में कहा था
इस योजना से चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि उसने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और राजनीतिक पार्टी को भी बताना होगा उसे कुल कितना चंदा मिला है। उन्होंने कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य भी राजनीति में काले धन के उपयोग को रोकना था, जैसा कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए हासिल करने की कोशिश की गई थी। क्या राजनीतिक दलों के चंदा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जरूरी था? आखिर इन दलों को पहले कैसे दिया जाता था चंदा? पहले राजनीतिक पार्टियों को चेक के जरिए चंदा दिया जाता था। राजनीतिक दलों के एनुअल अकाउंट में चंदे में दी गई राशि की पूरी जानकारी होती थी। ऐसी स्थिति में जिन्हें बड़े चंदे देने होते थे वे इससे बचते थे। ये दल चंदा देने वाले का नाम और प्राप्त राशि की जानकारी चुनाव आयोग को देती थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टियों को बड़े चंदे नहीं मिलते होंगे। 4 दशक पहले तो एक रसीद बुक लेकर पार्टियों के कार्यकर्ता लोगों के दरवाजे जाते थे और चंदा वसूल करते थे। नवंबर 2023 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वित्त वर्ष 2004-05 से 2014-15 के बीच 11 साल की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों की कुल आय का 69% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि इस अवधि के दौरान अज्ञात स्रोतों से राष्ट्रीय पार्टियों की आय 6612.42 करोड़ रुपए और क्षेत्रीय पार्टियों की आय 1220.56 करोड़ रुपए थी। अज्ञात स्रोत का अर्थ हुआ कि ऐसे राजनीतिक चंदे का कोई लेखा जोखा नहीं होता था। ऐसे राजनीतिक चंदे कैश में दिए जाते हैं और बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहते हैं। इस कारण ऐसे चंदे को ब्लैक मनी माना जा सकता है। अब चलिए उन कंपनियों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा जो डेटा सार्वजनिक किया है, उस डेटा के मुताबिक जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसका नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खेप अक्टूबर 2021 में खरीदी, जब उसने 195 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। जनवरी 2022 में 2 बार में इस कंपनी ने 210 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी की सबसे हालिया खरीद इस साल जनवरी में की गई, जब उसने 63 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन इसका वो पता जहां खाते की किताबें रखी जाती हैं वो कोलकाता में है। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। फ्यूचर गेमिंग के अलावा जिन बड़ी कंपनियों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उनमें डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स व वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस पीवीआर, केवेंटर ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारतीय एयरटेल, सुला वाइन, वेल्सपन, सन फार्मा जैसी कंपनियों का नाम शामिल है। तो ये रही इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित बातें। अब चूंकि चुनाव सिर पर है तो जनता को भी देखना होगा कि कौन सी पार्टी हमाम में कितनी नंगी है, किसी बातों में कितनी सच्चाई है और कौन कितना झूठा आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि चुनाव जीता जा सके। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।